Good morning class. Today we are going to continue with our fourth chapter. In previous lecture what we had discussed? We had discussed the meaning of supply, factor affecting individual supply, market supply, law of demand and many more. Today we are going to start with our next topic, that is change in supply. Let me read first. The determinant of supply are classified under two major categories as price and factor other than price. When other factors are assumed to remain constant and price is varied, there is expansion and contraction of demand. When price is held constant and other factors are varied, there is an increase and decrease in supply. ओके हमने सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था किसमें, डिमांड चैप्टर में. हमारा यहाँ पे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कब होता है. डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में हमने डिमांड पे और प्राइस पे ध्यान दिया था. वैसे ही सप्लाई वाले क्वेश्चन में हम प्राइस पे और सप्लाई पे ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ पे जो प्राइस है वो उसके बढ़ने या कम होने से कितना चेंजेस आया हमारे यहाँ पे सप्लाई में. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. पहला हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिफ़र करेंगे, वो है हमारा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. When other factors are assumed to remain constant and price is varied, there is expansion and contraction of supply. Other factors may constitute cost of production, price of factor of production, number of seller, level of technology, government policy, etc. Expansion, contraction of supply में हम क्या करते हैं, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम क्या एज्यूम करते हैं, उसे हम एज्यूम करते हैं वो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. अगर यहाँ पे अदर फैक्टर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो प्राइस के कम और ज़्यादा होने से सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ा, या एक्सपांड हुआ या कॉन्स्ट्रैक्ट हुआ, वो हम कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पे देखो टेबल पे दिया है आपको, यहाँ पे प्राइस दिया है एप्पल का और सप्लाई दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है मिड से. जब उसका प्राइस 70 रुपीज़ था, सप्लाई था कितना मार्केट में 600, जैसे ही 70 से 60 हो गया प्राइस, मतलब प्राइस कम हो गया. जब प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देते हैं. वही चीज़ यहाँ पे हुई. देखो जैसे ही प्राइस कम हो गई तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना सप्लाई भी कम कर दिया. वैसे वापस से उन्होंने प्राइस कम हो गई मार्केट में, एप्पल की 60 थी अब कितनी हो गई 50, तो और सप्लाई कम हो गई. मतलब जैसे प्राइस कम होती गई वैसे वैसे हमने यहाँ प्रोड्यूसर ने क्या किया, सप्लाई भी कम कर दिया. उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. और वहीं से आगे पार्ट देखो, जब 70 से उसका प्राइस 80 रुपीज़ कर दिया, मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ गई एप्पल की तो हमने क्या किया, सप्लाई बढ़ा दिया. 600 से हमने कितना कर दिया, सप्लाई 800 कर दिया. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट वो भी सेम वही है. देखो जब प्राइस 80 से और बढ़ गई, कितनी हो गई 90 रुपीज़, तो हमने सप्लाई और बढ़ा दी. तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने डिमांड में किया, बस वहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है. क्लियर है, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप प्रीफर कर लेना. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चेंजेस है, वो है हमारा इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, व्हेन वन फैक्टर और सम फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज इन फेवर ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड, देन देयर इज अ राइटवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. If cost of production fall, price of factor production fall, state of technology improve, number of supplier increase, government policy change in favor of product, the event if price of a good remain constant, the supply increase as the entire supply curve shift to the right. वही चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई हम क्या बोलेंगे. इस टॉपिक में क्या है, जहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस वो का वही है, उसके बाद भी अगर आपकी सप्लाई में कम होता है, आपका सप्लाई आपने कम कर दिया, तो रीज़न क्या है, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है. ठीक है, अगर वही आपका यहाँ पे प्राइस वो का वही है और आपने आकर सप्लाई बढ़ा दिया, इसका मतलब सब वहाँ पे प्रोडक्शन लेवल भी अच्छा चल रहा होगा.
क्लियर है। हमारा फर्स्ट टॉपिक में क्या था, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस के कम ज़्यादा होने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट हुआ। नाउ सेम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस के सेम रहने के बाद भी सप्लाई कभी कम हुआ है कभी ज़्यादा, अगर कम हो गया तो उसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, अगर बढ़ गया उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। एग्जांपल्स देख लो, हम मिड से ही देखेंगे, 20 जब प्राइस 20 थी, उसका यहाँ पे सप्लाई कितना था कंपनी का 300, वापस प्राइस 20 ही थी, अचानक से उसके यहाँ पे क्या सप्लाई उसने कम कर दिया, प्राइस वो की वही रही, सप्लाई उन्होंने और कम कर दिया, जो उनका यहाँ पे रीज़न होगा पर्सनल प्रोड्यूसर्स का, ठीक है, मतलब वो सेम प्राइस थी और सप्लाई कम कर दी गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ वाइज वर्सा, प्राइस वो की वही है और प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई अपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है आपको, उसी को आपको इस ग्राफ वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एग्जेम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसमें भी कुछ एग्जेम्पशन से हमने डिमांड में देखा था, डिमांड में भी था कि कुछ चीज़ हम एक्सक्लूड करते, काउंट नहीं करते, वैसे ही सप्लाई में इस लॉ में हम कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं। तो वो क्या है, हमारा फर्स्ट है रेयर गुड, मतलब क्या, सर्टेन गुड्स आर रेयर and hence if there is a significant rise in their price, their supply does not rise. For example, ancient coin, ancient idol, original manuscript, old book, ancient handicraft, etc. However, such goods do not have any current production, and therefore instead of considering this as exemption to law of supply should be kept out of the study of supply. तो पहला इसमें एग्जाम्पशन क्या लेके रखा है, देखो, रेयर गुड्स, जो चीज़ें बहुत रेयर होती है, फॉर एग्जांपल एशियंट कॉइन हो गया, या एशियंट कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, या कोई बुक हो गई पुरानी, या कोई भी ऐसी चीज़, अगर उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है तो आप क्या उसको, आपका प्राइस यहाँ पे लोग रेडी है आपको हाई प्राइस देने के लिए, तो क्या उसकी आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, नहीं, वो तो लिमिटेड ही है ना, कॉइन तो लिमिटेड है, वो तो मार्केट के पैसे कम ज़्यादा आने से वो चेंज तो नहीं होने वाला, तो इसके लिए हमने यहाँ पे रेयर गुड को एक्सक्लूड किया है इस लॉ ऑफ सप्लाई से। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड, हाईली पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, egg, fish, ripe fruits, flowers, etc. cannot be stored for a long time. Hence, even if their price fall, their supply will not contract as they cannot be preserved and hence must be sold. However, in current time, with availability of cold storage, even his exception is debatable. Okay, तो क्या बोला गया है, पेरिशेबल गुड्स, मतलब जो जल्दी चीज़ खराब हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एग, फिश, राइप फ्रूट्स, फ्लावर्स, मीट, ये सब क्या, यह आपको मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। तो अगर इसके सप्लायर्स, फॉर एग्जांपल हमारी कोई शॉप है मीट की, अगर मीट की शॉप है तो वो मीट आपका कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा तो आप रोक के रखोगे नहीं ना कि नहीं अभी मतलब इसको सेल नहीं करूँगी ये मीट को, जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब सेल करूँगी, नहीं, आपको उसको बेचना ही होगा, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। तो ये एक रीज़न है कि हमने इसको एक्सक्लूड किया है कि हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते कि इसका प्राइस कब कम हो कब ज़्यादा हो, ठीक है। अभी नाउअडे हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ गई है जहाँ पे हम चीज़ों को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सप्लाई में आता भी है और नहीं भी आता, ठीक है। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। प्राइस जो चेंज हो रही है मार्केट में, क्या है देख लेंगे हम। Price determination explain the process of determining a stable price at which goods are actually bought and sold in the market. Such determination of price is done in all form of market and it is known as determination of equilibrium price level. Okay, तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो यहाँ पे प्राइस चेंज, एक प्राइस स्टेबल प्राइस, आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो मार्केट में और उसको कितने का बेच रहे हो,
कितने का आपने कुछ लाया होगा प्राइस का, आपने प्रॉफिट ऐड किया और मार्केट में सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे चेंजेस तो होगा ना। ये तो नहीं कि आपने अगर मार्केट से कोई चीज़ उठाई होगी 50 रुपीज़ की और आप उसको सेल कर रहे हो 50 रुपीज़ में, नहीं, आप अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करोगे उसमें। तो यहाँ पे प्राइस जो होगा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, नाउ सी, lay person may think that price are decided by the producer or seller, but in reality it is not so. Individual producer or seller do not decide the price. Prices are determined by the interaction of market demand and supply, since supply schedule and demand schedule move in opposite direction. Equilibrium is attained only where two curves intersect each other. Such a price prevail in the market, and individual seller take this price as a single determined price of their individual producer in the industry. In perfect competition firm, take the price as given. In monopolistic and oligopoly market, the price is taken as a single. Even a monopolistic has to take a price signal from the total demand and total supply. Okay, तो हमने अब तक क्या देखा, देखो ये तो हमको इतने का सेल कर रहा है, बट ये खुद कितने का लाया होगा। हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये हमें प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है तो उसको तो और कम का मिला होगा। तो एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं है। ये जो प्राइस डिसाइड कैसे होता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है उस चीज़ की और सप्लाई कितनी है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस सेट होता है चीज़ों का, ठीक है। बट हमें क्या लगता है कि यहाँ पे डिसाइड जो प्रोड्यूसर्स ने जो भाव दे दिया हमें उतना खरीदना पड़ता है उतने का ही, वो तो कोई भी दाम लगा रहा है यहाँ पे नहीं। बट यहाँ पे जो डिपेंड करता है प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है उसके डिमांड पे और कितना सप्लाई है उसके ऊपर, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो बोला गया है, अगर इंडिविजुअल सेलर एक है, एक सिंगल सेलर है, तो वो मार्केट में क्या सप्लाई करेगा। अगर उसकी एक की कंपनी है, सिंगल कंपनी है, मतलब मोनोपोली कंपनी है, तो वो तो कोई भी प्राइस सेट कर दे उसको चलेगा। अगर सपोज़ कि परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनी आ रही है मार्केट में, सपोज़ कोई प्रोडक्ट है, पेन की कंपनी कितनी होगी, एक दो है नहीं, हज़ारों होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा। जहाँ परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहाँ पे उनको प्राइस कौन सी लेनी पड़ती है, जो कि मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली डिसाइड करती है प्राइस। ओके, तो ये ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हमें ध्यान देना है प्राइस चेंज कब क्या कैसे हो रही है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर कॉल्ड द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट एंड द एंटायर प्रोसेस इज इनविजिबल। The two curves form a cross as shown in the figure below. Okay, so according to Marshall, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मार्केट डिमांड है और जो मार्केट की सप्लाई, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक इनविजिबल हैंड में मार्केट की है वो, ठीक है। अब वो क्या है एक्चुअली में हम देख लेंगे। यहाँ पे सपोज प्राइस है, किसकी प्राइस है, एक कमोडिटी की, तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कितनी है उसकी 10। इसे भी हम मिड से ही देखेंगे। देखो, जब प्राइस 30 थी तो डिमांड थी कितनी उसकी 600, सप्लाई भी कितना कर दिया उन्होंने 600 कर दिया। जैसे ही प्राइस बढ़ गई, कोई भी चीज़ की प्राइस जब बढ़ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, डिमांड कम कर देते हैं एज पर डिमांड कॉन्सेप्ट। बट हम प्रोड्यूसर क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है हम सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। देखो ये जो कॉलम आपका डिमांड का दिया हुआ है कि जब प्राइस 30 रुपीज़ थी, आपका डिमांड यहाँ पे 600 था और सप्लाई मार्केट में भी 600 था। जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो गया, कम, और प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। ना सेम 40-50 रुपीज़ हो गया, तो क्या हुआ, और प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो जाएगी और मार्केट में प्रोड्यूसर्स क्या करेगी, सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। अब उसी का आप देखो वाइज वर्जा, जैसे ही प्राइस 30 से 20 रुपीज़ कर दी, मतलब प्राइस कम कर दी, तो डिमांड बढ़ गया। जो हमारा कॉन्सेप्ट डिमांड का है ना, प्राइस कम होते ही हम डिमांड बढ़ा देते और प्रोड्यूसर्स क्या बोलेंगे, अब तो लॉस हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो अपना सप्लाई कम कर देंगे।
क्लियर है? कितना हो गया वो? 600 से 400 कर दिया। नाउ सेम, जब प्राइस और कम हो गई तो क्या हो गया? डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया ना, तो यहाँ प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? अपनी सप्लाई और कम कर देंगे। आपको ये पूरा इस डायग्राम फॉर्म में शो करना है, जहाँ पे ये एग्जैक्ट आपका यहाँ पे जो क्रॉस होता है, जो मिड वैल्यू है, वो आपको क्या शो करता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है? वही चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है आपको। तो यहाँ पे हम चैप्टर अपना एंड कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।